जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका कर्मपथ आईएएस में। तो दोस्तों, आजकल इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा हलचल होने लगी है। तो आज हम एनालाइज करेंगे कि क्या हम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक-एक कॉन्फ्लिक्ट में अलग-अलग न्यूज़ को देखेंगे और कैसे वो इंडिया को अफेक्ट करती है वो भी देखेंगे। इसके अलावा सभी न्यूज़ को एक साथ लॉजिकली प्लेस करने की ट्राई भी करेंगे, जिससे हम बेटर वे में एनालाइज कर सकें कि क्या हम विश्व युद्ध के करीब हैं। इस वीडियो में हम स्क्रीन पे दी गई क्रोनोलॉजी पे चलेंगे ताकि हम बेटर वे में समझ सके एंड एनालाइज कर सके। आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग रीजन्स में टेंशन्स चल रही है। हम एक एक एरिया को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या विश्व युद्ध करीब है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस विल कीप ऑन मोटिवेटिंग अस फॉर मेकिंग मोर सच वीडियोस। सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 में लेके चलता हूं। अगर इसके बारे में जानते हैं तो दोनों विश्व युद्ध यूरोपियन कंट्रीज की वजह से ही स्टार्ट हुई थी एंड फिर आगे ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होते गए। वर्ल्ड वॉर 1 का मेन रीजन क्या था? वो था इंपीरियलिज्म एंड रिसोर्सेज की लालच। अगर खुल के बोला जाए तो ग्रीड ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज की वजह से ही वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। और इसी लाइन पे आज यूरोप या फिर कहा जाए तो पूरा वर्ल्ड खड़ा है। रिसोर्सेज की दौड़ चालू हो चुकी है एंड रिसोर्सेज को वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिसेंट न्यूज देखें तो चाइना ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने पे रोक लगा दी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन था बदला। जर्मनी के हिटलर ने बदला लिया वर्ल्ड वॉर 1 के ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का एंड आज भी बहुत कंट्रीज जैसे कि चाइना अगेंस्ट ताइवान और पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया इसी बदले की भावना में है। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट 3 साल से चल रहा है। ये वॉर चल तो रहा है यूरोप की जमीन पर पूरी दुनिया इसकी वजह से सफर कर रही है। आप जानते होंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज पूरी ट्राई कर रही है पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में बांटने के लिए और मल्टीलेटरलिज्म को खत्म करके रशिया के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया पे भी प्रेशर बना रही है कि आप रशिया से रिलेशंस तोड़ दीजिए। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यही हुआ था, बट इंडिया जैसी कंट्रीज की वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ था। अभी रिसेंट अपडेट्स देखें तो यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है रशिया की जमीन पे। अब सबने न्यूज़ तो देखी ही होगी, जिसमें यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुस के उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स करके एटलीस्ट 40 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। अगर आपको ये न्यूज़ के ऊपर स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। इसके अलावा यूक्रेन ने क्रीमिया, जो कि 2014 से पहले यूक्रेन का एरिया था, उसको रशिया से जोड़ती हुई कनेक्टिंग लाइन को तबाह कर दिया है अंडर वाटर एक्सप्लोजिव से। ये एक बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है युद्ध में। रशिया ने अभी तक इसका कोई बड़ा जवाब नहीं दिया है, बट ट्रस्ट मी, ये तूफान से पहले की शांति है रशिया की तरफ से। रशिया अभी एक बहुत ही बड़ा हमला करेगा यूक्रेन के ऊपर एंड दिस इज डेफिनेटली श्योर। इसके अलावा यूएसए के 2 सेनेटर्स जो अभी पेरिस में मीटिंग करके आए हैं, उनका कहना है कि पुतिन इज प्रिपेयरिंग फॉर मोर वॉर। इनके हिसाब से पुतिन पीस टॉक्स को कमजोर कर रहे हैं और नए और बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इफ दिस इज ट्रू देन डेफिनेटली पुतिन अभी कोई न्यूक्लियर हमला तो प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज अगर ये कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बड़ा बनाना है तो डेफिनेटली न्यूक्लियर ऑप्शन अभी ऑफ द टेबल है। यूके इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर वॉर। ये अलग अलग रिसेंट न्यूज आर्टिकल्स देखिए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड उनके मिनिस्टर्स क्लियरली बोल रहे हैं कि यूके को युद्ध के लिए रेडी रहना पड़ेगा एंड उसके लिए उनका डिफेंस बजट और मैन पावर भी बढ़ाना पड़ेगा। यूके अपने वेपन्स को भी अपग्रेड करने का प्लान कर रहा है ताकि वो रेडी रह सके युद्ध के लिए। ना ही सिर्फ यूके की ईस्टर्न बॉर्डर्स पे तैयार, बट अटलांटिक ओशन में भी यूके को तैयार रहना पड़ेगा। अब हम सोचेंगे कि अटलांटिक ओशन में क्यों? वो तो रशिया से बहुत दूर है। तो उसका जवाब है रशिया की नेवी। सी, रशिया डेफिनेटली इतना ग्राउंड कवर करके तो यूके के पास नहीं ही जाएगा एंड सो रशिया अपनी नेवी और एयरफोर्स का यूज करके हमला करेगा अगर युद्ध होता है तो। फ्रांस ने भी युद्ध के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दिया है। मार्च 2025 में एक न्यूज आई थी कि फ्रांस सर्वाइवल मैनुअल डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू प्रिपेयर हाउस होल्ड्स फॉर इमरजेंसी। इसका क्लियर मतलब यह है कि फ्रांस भी अपने लोगों को प्रिपेयर कर रहा है इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी। जर्मनी सेम वे में जर्मनी ने भी अपना पास्ट छोड़ के मिलिट्री पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ऑल्सो आफ्टर यूएस स्टांस ऑन नाटो, जर्मनी कंपनीज ने आर्म्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया है। इसके अलावा अगर मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए ज्यादा वॉलंटियर्स नहीं आते तो जर्मनी मिलिट्री कंस्क्रिप्शंस को रीइंट्रोड्यूस करने का भी सोच रही है, अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। सी, वेस्टर्न कंट्रीज
स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोई भी बड़ा हमला नहीं देखा है, ना ही कोई बड़ा वॉर देखा है। एंड इसीलिए वहाँ पे मैन पावर जो कि वॉलंटियर करते हैं उनकी आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस में, वो बहुत ही कम हो चुके हैं। एंड इसीलिए वो लोग कंस्क्रिप्शंस का भी सोच रहे हैं। कंस्क्रिप्शन मतलब कि मैंडेटरी आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस देनी पड़ेगी वहाँ के यूथ को। इन सब के अलावा वेस्टर्न कंट्रीज अब नए सैंक्शंस लगाने की ट्राई कर रही है रशिया पे। रशिया के बड़े ऑयल बायर्स जैसे कि इंडिया एंड चाइना भी रशिया से ऑयल ना खरीद पाए ऐसे सैंक्शंस लगाने का सोच रहे हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस विल एस्केलेट टेंशंस मोर इन द यूरोपियन रीजन। तो भले ही अभी ज्यादा कुछ ना हो रहे हो ग्राउंड ऑपरेशंस, मतलब कि ग्राउंड ऑपरेशंस अभी भले ही ज्यादा ना हो रहे हो, बट सभी यूरोपियन कंट्रीज तैयारी कर रहे हैं कि दे आर थिंकिंग अबाउट वर्स्ट केस सिनारियो। वेस्टर्न एशिया एंड मिडिल ईस्ट। वेस्टर्न एशिया भी अभी बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट के अलावा एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि ईरान ने साफ मना कर दिया है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे किसी भी डील के अंदर। यूएसए कितनी भी अच्छी डील दे दे ईरान को, बट वो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। ईरान फॉर्मली तो बोल रहा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए है, बट सब जानते हैं कि इससे न्यूक्लियर बम ईरान के पास आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इससे होगा ये कि मिडिल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया में पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। जब बातचीत इनफॉर्मल स्टेज पे थी तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक बोल दिया था कि वी विल बम ईरान इफ ईरान डज नॉट मेक न्यूक्लियर डील। मतलब कि यूएसए ने बातचीत होने से पहले ही बोल दिया था कि ईरान के ऊपर हम बम्बिंग स्टार्ट कर देंगे अगर न्यूक्लियर डील नहीं हुई। बेसिकली ईरान को ये खुली धमकी दी जा रही है यूएसए के द्वारा। चाइना ताइवान टेंशंस। अगर आप 2-3 साल से न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब से नैन्सी पेलोसी जो कि यूएसए की हाउस स्पीकर थी, उन्होंने ताइवान की विजिट की थी 2022 में, तब से लेके अभी तक यूएसए और चाइना और ताइवान के बीच में टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एंड चाइना को तो खुल के बोलता है कि ताइवान हमारा है एंड हम मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं कभी भी उसको वापस लेने के लिए। लास्ट कुछ समय से यहाँ भी न्यूज आ रही है कि चाइना अपनी बहुत सारी नेवल शिप्स और एयरक्राफ्ट को वहां की मीडियन लाइन जो कि बॉर्डर जैसी है उसको क्रॉस कर रहा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी के जो बॉर्डर करते हैं कंट्रीज, उसके साथ भी चाइना की कन्फ्लिक्ट चल रही है। यहाँ पे टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। इसी बीच फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ताइवान और यूक्रेन के बीच कंपैरिजन ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ पे? सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग में आके। चाइना इससे बौखला कर बोल रहा है कि आप एशिया पैसिफिक में नाटो को एक्सपांड करने की ट्राई ना करिएगा। चाइना का डर यहाँ क्लियरली दिख रहा है। वो ताइवान के साथ लॉन्ग वॉर नहीं चाहता। अगर लॉन्ग वॉर में फंस गया तो वो भी रशिया की तरह बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली वीक हो सकता है। इसके अलावा यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी ने भी सिंगापुर में आके बोल दिया कि चाइना इज क्रेडिबली प्रिपेयरिंग फॉर मिलिट्री एक्शन टू शिफ्ट एशियाज पावर बैलेंस। मतलब कि यूएस के हिसाब से चाइना मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है एंड इससे एशिया में पावर इम्बेलेंस क्रिएट होगा। चाइना ने फिर से बौखला के जवाब दिया कि डू नॉट प्ले विथ फायर। ट्रस्ट मी गाइस, ये रीजन फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा गर्मा सकता है यूरोप की तरह। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। सी, इन सभी डेवलपमेंट्स के बावजूद इंडिया को सिर्फ और सिर्फ हमारे नेबर्स से खतरा है। जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, छोटा सा रोल टर्की का भी है। ये सब लोग मिलके एक बड़ी गेम प्लान कर रहे हैं सभी फ्रंट पे, स्पेशली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। सी डेफिनेटली चाइना जब ताइवान के ऊपर हमला करेगा, अगर करता है तो वो नहीं चाहेगा कि इंडिया वाला फ्रंट ओपन रहे एंड इसीलिए वो इंडिया को एंगेज रखने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का यूज करेगा। इट मे बी पॉसिबल कि इंडिया उसी समय का यूज करके हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना की ली हुई हमारी टेरिटरीज वापस ले लें एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस हैव पोटेंशियल टू, बट दिस विल मीन a full blown 3.5 front war interlinking of all the conflicts. See, अगर आप पूरी सिनेरियो देखें तो अभी पूरा वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट से भरा पड़ा है। आपको लग रहा होगा कि साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में कितनी शांति है, बट नहीं, वहां पे भी छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिसोर्सेज को लेके। अगर वर्ल्ड वॉर 3 की बात की जाए तो सी, इसका कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं होता, बट इंडिकेशंस जरूर होते हैं। अभी इंडिकेशंस बहुत ज्यादा हैं कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के, बट ऐसी सिचुएशंस पास्ट में भी आई है।
आज हम देखने जाएं तो डिप्लोमेसी का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है एंड सभी समझते हैं यूक्रेन रशिया वॉर के बाद कि अभी ईगो पे लड़ाई करना फिजिबल नहीं है विदाउट एनी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन का क्या हाल हो चुका है जिन्होंने स्टार्टिंग में डिप्लोमेसी का यूज नहीं किया एंड इसीलिए सभी बड़ी इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया डिप्लोमेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। आई ट्रूली बिलीव कि कोई भी वॉर नहीं होना चाहिए अभी, बिकॉज इंडिया के लिए ये गोल्डन पीरियड चल रहा है इन केस ऑफ डेवलपमेंट। बट डेफिनेटली पाकिस्तान में जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता हम स्ट्रेटेजिकली प्रेशर बनाते रहेंगे। डू नॉट फॉरगेट ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सो आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट यस, इंडिकेशंस बहुत ज्यादा हैं एंड कोई भी पॉइंट स्टेप बाय स्टेप ट्रिगर कर सकता है वर्ल्ड वॉर 3 को। बट लुकिंग एट द लेवल ऑफ डिप्लोमेसी वर्ल्ड वॉर के चांसेस कम है। आई ट्रूली होप ऑल द लीडर्स एक्ट करेंगे अपने विजडम से इन अ पीसफुल वे एंड रिजोल्व ऑल द इश्यूज विद टॉक्स एंड डिप्लोमेसी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में। एंड ये है हमारा प्यारा भारत हु विल राइज अबव ऑल द चैलेंजेस एंड विल बिकम सोने की चिड़िया अगेन। तो वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।